वेलकम टू ऑल। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी शुरुआत के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जिसमें स्ट्रैटेजी था पॉपुलेशन से रिगार्डिंग, क्या स्ट्रैटेजी रही थी, आरसीएस प्रोग्राम क्या था, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएशन किया गया था आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जो 1951 ईस्वी में जो स्टेप लिया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में देख रहे थे, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्शन में मैंने ये बताया था कि कॉन्ट्रा कंसेप्शन का मतलब होता है बेसिकली प्रेगनेंसी, और कॉन्ट्रा का मतलब होता है उसका एंटी या फिर विपरीत, मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, मतलब अवॉइड टू द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक होता है इसमें परमानेंट और एक हो जाएगा टेम्पररी। तो परमानेंट वाले में ट्यूबोक्टोमी था और वैसेक्टोमी था। उसके बाद अगर बात करें इसमें, तो फिर से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक बार देखें, तो एक था इसमें कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था कि मेथड और प्रोसेस, मेथड और डिवाइस, बेसिकली डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये था बेसिकली इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो, ठीक है। अब इसको फर्दर दो पार्ट में अगर डिवाइड हम लोग करें तो एक इसका पार्ट हो जाता है, एक हो जाएगा इसमें टेम्पररी और एक हो जाएगा इसमें परमानेंट। तो परमानेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसमें ट्यूबोक्टोमी, सबको हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है। ट्यूबोक्टोमी अभी बस यहाँ पे ये समझ लीजिए, ट्यूबोक्टोमी और वैस्को, आज की क्लास में पूरा इसको इस कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ट्यूबोक्टोमी और वैस्कोटोमी। उससे पहले हम लोगों को इस चार्ट को समझना है अच्छे से क्लियर होकर के। टेम्परेरी में इसमें दो पाथ आ जाएंगे, एक बात आ जाएगा इसमें नेचुरल और एक आ जाएगा इसमें आर्टिफिशियल। बेसिकली इसमें ये बातें हो गई कि आप टेम्परेरी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप टेम्परेरी चाहते हो कि परमानेंट चाहते हो। परमानेंट चाहते हो तो ये दोनों प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर टेम्परेरी चाहते हो तो आपको यहाँ पे फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, नेचुरल चाहते हो या आर्टिफिशियल चाहते हो, ठीक है। तो नेचुरल में हम लोग को समझना है, फिर आर्टिफिशियल में समझना है, फिर परमानेंट में, इन दोनों को समझना है। यहाँ पे नेचुरल में अगर देखें तो नेचुरल में यहाँ पे दो बातें होंगी। इसका जो चांस होता है वो वेरी कम, मिनिमम चांस होता है, मिनिमम साइड इफेक्ट, बेसिकली मिनिमम साइड इफेक्ट, और इसका जो चांस होगा, जो फेलियर चांस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा फेलियर का चांस है ही नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन इसमें फेलियर का चांस थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। इंक्रीज हाई चांसेस ऑफ फेलियर, हाई चांसेस ऑफ फेलियर। देखिए यहाँ दो बातें हैं, टेम्पररी को भी हम लोग समझ रहे हैं। तो टेम्पररी में एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में देखेंगे ना, इसमें मिनिमम साइड इफेक्ट है, और लेकिन वही देखेंगे तो हाई चांसेस ऑफ फेलियर होगा। लेकिन आर्टिफिशियली में अगर ये बात रखेंगे तो इसमें भी जो होता है मिनिमम साइड इफेक्ट होता है, ऐसा बात नहीं है। मिनिमम साइड इफेक्ट शायद इसका भी काफ़ी कम होता है, लेकिन इसका जो जिसमें हाई चांसेस ऑफ फेलियर होता है, इसमें वेरी लो
चांसेस ऑफ फेलियर। ओके, अब इसमें कौन कौन सा आ जाता है, देखिए अब इसको समझना होगा। अब नेचुरल में आपको 3 प्रोसेस को समझना है। इसमें एक प्रोसेस हो जाएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर इसी को रिदम साइकिल भी बोलते हैं, रिदम साइकिल, या फिर इसी को कैलेंडर साइकिल भी बोलते हैं, कैलेंडर साइकिल। क्या बोलते हैं, एक हो गया इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा हो गया रिदम साइकिल, या फिर इसी को कैलेंडर साइकिल भी बोला जाता है। दूसरा प्रोसेस अगर बात करेंगे तो इसमें एक हो जाता है कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। अगर वही बात करें तीसरा, तो तीसरा इसमें हो जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखिए यहाँ पे हमने टेम्पोररी में नेचुरल आर्टिफिशियल की बात करी, तो नेचुरल में जो होगा इसका जो होगा मिनिमम साइड इफेक्ट होगा, आर्टिफिशियल का भी मिनिमम साइड इफेक्ट होगा। इसका हाई चांस ऑफ फेलियर होगा, लेकिन इसका वेरी लो चांसेस ऑफ फेलियर होगा। चांसेस, CHAN, ठीक है। वही अगर आप बात करें चेंजेज, यहाँ लिखा गया है चांसेज, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो इसमें ना नेचुरल वाले में 3 आएंगे इसमें प्रोसेस। एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हम लोग रिदम साइकिल या फिर कैलेंडर साइकिल भी बोलेंगे। दूसरा आ जाएगा इसमें कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। इन तीनों के बारे में हम लोग को समझना है। अब आ जाइए आर्टिफिशियल के बारे में देखिए। तो आर्टिफिशियल में जो हम लोग को पढ़ना है, एक हो जाएगा इसमें बैरियर मेथड। दूसरा हम लोग को समझना होगा इसमें पिल्स के बारे में, पिल्स। तीसरा हो जाएगा इसमें इम्प्लांट। चौथा हम लोगों को इसमें समझेंगे, अभी बस लिख लीजिए, बाकी एक एक करके हम लोग समझेंगे। चौथा इसमें हो जाएगा बैरियर हो गया, पिल्स हो गया, इम्प्लांट हो गया, और इंजेक्शन। और पांचवा हो जाएगा IUD। इसका हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए। अब क्या है ना कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए ताकि वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करें। तो NCERT ने इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर उस चीज़ को वो अगर फुलफिल करता है तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो एक अगर बात करें आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? पहली बात इसमें क्या होना चाहिए, ये इजी अवेलेबल होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, इजी अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में सब जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि आराम से मिल सके। पता चले अवेलेबल तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। इफेक्टिव नहीं है तो वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली बात इसमें इजी अवेलेबल होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। पता चले वो कॉन्ट्रासेप्टिव इजी अवेलेबल भी है, इफेक्टिव भी है, बट उसमें ना मतलब इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब जो सेक्स प्लेजर होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इंटरप्ट कर रहा है, तो इंटरप्शन नहीं होना चाहिए।
इंटरप्शन शुड बी 0। अच्छा, पता चले कि वो इजी अवेलेबल भी है, हाईली इफेक्टिव भी है, वो इंटरप्शन भी नहीं दे रहा है। सेक्स प्लेजर में जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ आपको आनी है, जो प्लेजर आप महसूस करना चाहते हो वो सब महसूस आपको हो, कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। लेकिन पता चलिए ये तीनों चीज़ है, बट उसमें कुछ साइड इफेक्ट आ गया है। इसमें नो साइड इफेक्ट भी होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बिल्कुल होना चाहिए। पता चले कि इजी अवेलेबल भी है, इफेक्टिव भी है, इंटरप्शन में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए इसमें? अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में देखें तो 5वां में देखें, पता चले कि इजी अवेलेबल भी है, इफेक्टिव भी है, इंटरप्शन भी नहीं है, नो साइड इफेक्ट भी नहीं है, उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इसमें आ जाएगा एक यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। तब वो, अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, पता चले कि अब मेरे को लगवाना है कुछ, ये कॉन्ट्रासेप्शन को फॉलो करना है, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए वो, तो यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए। अच्छा, पता चले ये सब चीज़ है, यूज़र फ्रेंडली भी है, नो साइड इफेक्ट, नो इंटरप्शन, इफेक्टिव भी है, इजी अवेलेबल भी है, लेकिन पता चले कि उसमें वो सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है, आ रहा है 4000-5000 रुपये का, तो फिर वो पॉपुलर नहीं होगा पीपल में, लोगों में वो कभी पॉपुलर नहीं होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक और चीज़, चीप होना चाहिए, चीप होना चाहिए। अच्छा, अब चलिए कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन लेते हैं जिसमें इजी अवेलेबिलिटी भी होगा, इफेक्टिव भी होगा, वो इंटरप्शन भी नहीं आएगा कुछ सेक्स प्लेजर में, नो साइड इफेक्ट, बहुत बढ़िया, यूज़र फ्रेंडली भी है, खुद से भी लगा सकते हैं, सस्ता भी है, लेकिन पता चले कि वो रिवर्सिबल नहीं है। अगर आप उसको यूज कर लिए एक बार, तो फिर आप कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते हैं, तब तो हो गया काम, तब तो कभी नहीं काम करेगा वो। तो उसमें क्या होना चाहिए? एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिए, उसमें वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। बेसिकली अगर 7 चीज़ें अगर किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन में होगा, कौन सा होगा? वो इजी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कोई तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग क्वाइटस और इंटरकोर्स, एंड यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन जब मार्केट में आएगा तभी वो लोगों में पॉपुलर होगा और उसको यूज किया जा सकता है। तो ये हो गई चीज़ें आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन में हम लोग बेसिकली टेम्पररी, परमानेंट को समझेंगे। टेम्पररी में अभी तो हम लोगों ने बस ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो इसमें भी नेचुरल देखेंगे हम लोग कौन सा होगा, जिसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में समझेंगे, क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में समझेंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या चीज़ होता है इसको समझेंगे, फिर बैरियर हो गया, पिल्स हो गया, इम्प्लांट हो गया, इंजेक्शन हो गया, आईओडीज हो गया, फिर ट्यूबोकोटॉमी हो गया, वेस्कोटॉमी हो गया, फिर ये सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे अब समझते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी? टेम्पररी में नेचुरल विच इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो हम लोग बात करते हैं अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, इसकी बात करेंगे। इसको मिटा दिया जाए। क्या आ जाएगा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। देखिए इसके बारे में समझते हैं। ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या होता है? इसको हमने रिदम साइकिल ही बोला, इसको कैलेंडर साइकिल ही बोला है। एक्चुअली क्या होता है कि ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो 14th डे होता है, 14वें दिन के बाद। अगर किसी फीमेल का 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मिड डे जो होगा उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 दिन होगा, तो उस 14 दिन में ओव्यूलेशन होगा।
तो बेसिकली अगर अब किसी को पता थोड़ी है कि 28 दिन का होगा, किसी का 27 या किसी 29, 30 कुछ भी हो सकता है, तो मोटा मोटी 10 से 17 दिन को मान लेते हैं कि ये फर्टाइल पीरियड होता है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे में होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि फर्टाइल पीरियड जो होगा, फर्टाइल पीरियड क्या होगा? 10 से लेकर के 17 दिन के बीच में, ये फर्टाइल पीरियड हो गया। क्या हो जाएगा? फर्टाइल पीरियड। तो इसमें क्या बेसिकली किया जाता है कि ना, क्वाइटस को ना अवॉइड किया जाता है, मीन्स इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। अगर इसको आप अवॉइड करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, तो चांसेस है कि आपका प्रेगनेंसी या फिर कंसीव ना हो। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? पीरियोडिक, अब इसमें पीरियोडिकली है ये, ठीक है, रिदम है इसका, एक कैलेंडर है, कैलेंडर देख करके हो रहा है। तो इसमें क्या बेसिकली लिखेंगे हम लोग कि अवॉइड क्वाइटस इन फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड की हमने किसकी बात करी थी? क्वाइटस इंटरप्टस की, क्वाइटस इंटरप्टस। इसके बाद अब देखिए, जैसे कि पहले ही हमने लिख लिया था इसमें, चूंकि ये नेचुरल मेथड है, किस में आता है? टेम्पोररी वाले में। जिसमें मैंने लिखा था कि इसका चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है कंसीव होने का, मतलब इसका जो फेलियर का चांस है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। और बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल नेचुरल होगा ये चीज़, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस क्या किया जाता है? जब इजैकुलेशन का टाइम हो, तो उसके इजैकुलेशन के ठीक पहले ही पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लिया जाएगा। तो ड्यूरिंग क्वाइटस पेनिस रिमूव फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, तो वो हो जाएगा क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, तो फिर उसका फिर प्रेगनेंसी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? बेसिकली इसमें इंसेमिनेशन को रोका गया है, तो इसमें विड्रॉ, इसको ना विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें विड्रॉ कर लिया जाता है ना, विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस, या फिर जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो ये हो जाएगा किसका मेथड? ये हो जाएगा क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। अब तीसरा मेथड कौन सा था? तीसरा था लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसके बारे में समझिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई फीमेल माँ बनती है, तो क्या होता है, उसका ब्रेस्ट फीडिंग करती है अपने बच्चों का। ऐसा माना जाता है कि ना, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है ना, तब तक उसको बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तब तक वो माँ नहीं बन सकती है, तब तक वो कंसीव नहीं कर सकती है। लेकिन ये सच है, बट ये अधूरा सच है। होता क्या है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा होता है, तो आपको पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो वो हार्मोन बेसिकली क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है। जब ये ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा होता है, उसी बीच में प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा निकल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। इस वजह से LH और FSH सप्रेस हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जैसे ही ये हाई होता है, तो इसमें जो गोनेडोट्रोपिन मीन्स FSH
एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होते हैं, ये सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है FSH नहीं बनेगा, नहीं फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, और LH नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो बेसिकली इसमें ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है और इसमें फॉलिकुलर कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रहा है उस ओवरी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि ना ही उसमें एस्ट्रोजन निकलेगा, ना ही वो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा, ना ही कॉर्पस लुटियम बनेगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH ही एक्चुअली वो ओव्यूलेशन करवाता है, तो ओव्यूलेशन को ही रोका जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इनहिबिट मतलब रोकना, ओव्यूलेशन। इससे क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन, ये दोनों हार्मोन इंक्रीज ही नहीं होंगे, ये सप्रेस करके रखेंगे, तो उस बीच में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जब निकल रहा होगा तो ये दोनों डिक्रीज रहेगा, तो ये होगा ही नहीं, जिससे प्रेगनेंसी होगी नहीं। अब बात ये है कि आपको ना एक्सक्लूसिवली ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ेगी। जब तक आप अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाओगे तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन उतना ज़्यादा निकलेगा ही नहीं। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा तभी निकलेगा जब उसका आप यूटिलाइज करोगे, और ऐसा नेचर ने बनाया है कि विद इन 6 मंथ यह अपने आप कम हो जाता है, FSH LH का फिर से शुरू हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलना, और जो साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ेगी एक्सक्लूसिवली, सो दैट कि प्रोलैक्टिन उतना बनता रहे जिससे LH और FSH सप्रेस होता रहे। लेकिन क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करती नहीं है महिलाएं, तो उसमें उन लोगों को लगता है अभी तो 6 महीना तो फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप उसका यूज नहीं करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाओगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा नहीं। जब वो निकलेगा नहीं, उसका प्रोडक्शन होगा नहीं, तो LH FSH अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा, और उसको जो ओव्यूलेशन करवाना हो, चाहे वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाना हो, वो तो करेगा ही करेगा, तो हो जाता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। 6 महीना के बाद ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होने का चांस होता है, कुपोषण का शिकार ही बच्चा हो सकता है। ठीक है, 6 महीना तक तो काफ़ी अच्छा होता है। IgA टाइप का निकलता है इसमें इम्यूनिटी। ठीक है, कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पीला पीला होता है इसलिए कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इससे पिछले वाले ही चैप्टर में। कौन सा चैप्टर था वो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसकी, ये हो गई आपकी टेम्पोररी की, टेम्पोररी में नेचुरल मेथड की। अब इन मेथडों को आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्कुल साइड इफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल मेथड है ये। और दूसरा चीज़ ये भी होगा कि इसका चांसेस जो होगा ना काफ़ी होगा। हो सकता है ड्यूरिंग कोइटस ये चीज़ अगर ना हो तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी हो भी जाए, स्पर्म वो वेजिना के अंदर चला जाए, और वो यूट्रस से होता है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाए। और इसका भी चांसेस है इधर उधर कहीं हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तब तो काम पास है। और तीसरा में ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है, नेचुरल है, बट इसका चांसेस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है फेलियर होने का। अब हम लोग बात करते हैं इसी में बैरियर के बारे में। बैरियर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा परमानेंट नहीं, टेम्पोररी का आर्टिफिशियल। ठीक है, सॉरी, टेम्पोररी का ये तो हो जाएगा नेचुरल मेथड, और हम लोग देखेंगे अब आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में जो सबसे पहला मेथड हम लोगों को देखना है वो है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैरियर का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में ना बैरियर लगा देना, बीच में रुकावट कर देना। तो बैरियर का मतलब यही होता है। तो बैरियर मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म का एक्चुअली ने प्रिवेंट करते हैं फिजिकल मीटिंग से। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटिंग
प्रिवेंटिंग मीटिंग फिजिकली each other, फिजिकली मीटिंग ईच अदर, ऐसा लिखेंगे, फिजिकली मीटिंग ईच अदर, फिजिकली मीटिंग ईच अदर। मतलब बेसिकली स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने से रोकना, ये कहलाता है बैरियर मेथड। इसमें बेसिकली होता है क्या है, ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि वो स्पर्म वेजाना के अंदर जाए, तो उसी को बेसिकली रोकेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें बेसिकली 2 पार्ट, ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक हो जाएगा इसमें फिजिकली और दूसरा हो जाएगा केमिकली। एक हो जाएगा इसमें फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल। देखिए फिजिकल को ना फिर 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक हो जाएगा मेल के लिए और एक हो जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है, ओके। मेल और फीमेल के लिए, मेल में क्या करना है, मेल में बैरियर के रूप में आता है कॉन्डोम, ठीक है। फीमेल में भी आता है फीमेल कॉन्डोम भी होता है, ठीक है। सर्वाइकल कैप हो जाएगा, सर्विकल कैप। एक आ जाएगा इसमें सर्विकल कैप, एक डायफ्राम और वोल्ट्स आ जाएगा इसमें, वोल्ट्स, VOULTS, ठीक है। तो ये 4 मेथड होते हैं। इसमें कॉन्डम होता है। कॉन्डम के बारे में समझिए। अगर इसकी शेप के बारे में समझेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका शेप होगा, पेनिस जैसा शेप होता है, उस टाइप होगा, क्योंकि इसको पेनिस पे ही कवर किया जाता है। क्या किया जाता है, कवर ऑफ पेनिस, ठीक है। पेनिस को ना कवर कर देते हैं बेसिकली इसमें ना इंसेमिनेशन को रोक रहे हैं। क्या होगा कि जब इसको लगा करके, अब इसको ना क्या होता है, सेल्फ इंसर्टेड है, ये सेल्फ इंसर्टेड, इसको खुद से लगाया जा सकता है। ये यूजर फ्रेंडली भी है, इसको डॉक्टर के पास थोड़ी जाना पड़ेगा लगवाने के लिए, तब तो हो गया काम, ठीक है। यूजर फ्रेंडली है, सेल्फ इंसर्टेड है, कवर ऑफ पेनिस। बेसिकली इसको क्या कर रहे हैं, स्पर्म को, है ना, नाम नहीं दिया ना, बैरियर, क्या कर रहा है, बैरियर लगा रहा है। जब क्या होगा उसमें, जब पेनिस बिफोर क्वाइटस, जब पेनिस में इसको लगा दिया जाता है, जब क्वाइटस होगा तो जो स्पर्म रिलीज होगा उस कॉन्डोम में ही रह जाएगा, वो वेजाइना तक जाएगा ही नहीं, जिससे कोई चांसेस नहीं होगा किसी प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो अवॉइड प्रेगनेंसी से किया जा सकता है फ्रॉम द बैरियर मेथड। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, प्रिवेंट इंसेमिनेशन, यही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें एक और लिखा हुआ है, ये ना थीन होता है, थीन रबर का बना होता है, ये थीन रबर का बना होता है, और लैटिक्स का ही बना होता है, लैटेक्स सीथ, ये एनसीईआरटी के वर्ड है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। थीन रबर का होता है। अब इसकी बात करते हैं। ये जो कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम होता है, ये भी जो होता है ना, ये बेसिकली रबर का, ये सिर्फ रबर का बना होता है, मेड अप ऑफ रबर, सिर्फ रबर का बना होता है, ये लैटेक्स सीथ का ही बना होता है। अब ये जो ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन विदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कॉन्डोम का भी अगर शेप देखेंगे तो ये क्या करता है, बेसिकली जो सर्विकल होता है ना, सर्विकल, उसको ना क्लोज करने का काम ये कर रहा है। तो बेसिकली इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का शेप होता है, एनसीईआरटी में बना हुआ है इसका शेप, ठीक है, ठीक है। ये पेनिस को कवर करना है तो पेनिस साइज का ही शेप का होगा, और इसको करना है तो वो पेनिस में इस टाइप से करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, सर्विकल कैप को रोकते हैं, सर्विकल कैप को कवर करते हैं। तो कवर सर्विकल, ठीक है। सर्विक्स को बेसिकली सर्विक्स को रोकते हैं, कवर सर्विक्स।
सर्विक्स को कवर कर देता है ये जो कॉन्डम होता है। बाकी ये जो होते हैं ना, ये अच्छा, ये जो है ना रीयूजेबल नहीं है। कॉन्डम जो होता है वो रीयूजेबल नहीं है, मतलब कॉन्डम नॉट रीयूजेबल। दोनों ही रीयूजेबल नहीं है, ये दोनों रीयूजेबल नहीं है। तो कौन सा? कॉन्डम, मेल और फीमेल दोनों का। बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये एकदम ध्यान से रखेंगे, ये रीयूजेबल है। तो क्वेश्चन आएगा कि बैरियर वाले में पे कौन सा ऐसा है जो रीयूजेबल है, तो वो हो जाता है ये सर्विकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया, वॉल्स हो गया, ये बेसिकली रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। और ये काम वही करेगा, क्या करेगा? ये कवर द सर्विक्स, ये बेसिकली यही काम करते हैं, ये सब ये काम करते हैं। अच्छा, कॉन्डम में एक और बात लिख लीजिए, ठीक है, ये वाले में नौ में ये ना बेसिकली क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं SIT से। SIT मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, STI मतलब ये क्या बेसिकली कर रहे हैं? प्रिवेंट, ये दोनों क्या करेंगे? प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कौन से होते हैं? हर्पीज हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, ये सब बीमारियों से रोकता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल के बारे में। किसके बारे में? कॉन्डम के बारे में, मतलब फिजिकल के बारे में ये हो गया। ओके, और चीज़ अगर कुछ छूटा तो देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों कॉन्डम जो हुआ वो डिस्पोजेबल होगा, ये रीयूजेबल होगा, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर ली है। सेल्फ इंसर्टेड होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये प्रोटेक्ट करेगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, ओके, इन्फेक्शन से मीन्स। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं केमिकल वाला। तो केमिकल वाला में देखिए, इसमें ना क्या होता है ना, बेसिकली इसमें जेली यूज किया जाता है ना। एक्चुअली इसको ना स्पर्मिसाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मिसाइडल बेसिकली इसको बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल। सुसाइड नहीं होता है, सुसाइड मतलब खुद मर जाना, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मार देना, स्पर्मिसाइडल कहलाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? स्पर्म को मारने के लिए जेली यूज किया जाता है, जेली यूज किया जाता है, चाहे फोम यूज किया जाता है, फोम, क्रीम यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज की जाती है ताकि वो स्पर्मिसाइडल हो सके और स्पर्म को मारा जा सके। अच्छा, इसको ना कैसे यूज करेंगे? अब इसको ना ये फिजिकल मेथड के साथ ही यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपको मेल कॉन्डोम है, चाहे फीमेल कॉन्डोम है, तो उसमें इस जेली को लगा लीजिए, चाहे इस क्रीम को लगा लीजिए, चाहे इस फोम को लगा लीजिए, फिर जाकर के आप उसको इंसर्ट करिएगा, तब ये जाके काम करेगा। तो ये खास करके इसमें लिखना पड़ेगा, इट इज यूज ओनली विथ फिजिकल बैरियर। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल बैरियर। ये इसका साथ ही यूज होगा, अकेले यूज हो नहीं सकता है, ठीक है। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ये होता है किसमें? केमिकल वाले में। तो केमिकल का कोई खास अलग से तरीका नहीं है, इसको आप फिजिकल के साथ ही यूज करोगे तभी जा करके ये काम करेगा। तो हम लोगों ने बात कर ली है बैरियर के बारे में, और कुछ छूट गया है बैरियर के बारे में, बैरियर, फिजिकल, केमिकल। अब हम लोग आते हैं पिल्स के बारे में। हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, आप अगर ध्यान से समझोगे तो हम लोगों ने परमानेंट देखा था, टेम्पररी देखा था। तो परमानेंट के भी हम लोगों ने बात कही नहीं, टेम्पररी की बात कर रहे हैं। अब टेम्पररी में हम लोगों ने किसकी बात करी है? इसमें दो, एक आर्टिफिशियल हो गया था और नेचुरल हो गया था। नेचुरल को हम लोगों ने समझ लिया था, जो तीन थे, जिसमें क्वाइटस इंटरप्टस था, लैक्टेशनल एमेनोरिया था, चाहे वो आपका एब्स्टिनेंस था, कौन सा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम साइकिल, कैलेंडर साइकिल, एक ही नाम है, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आ गए थे उसके आर्टिफिशियल में। तो आर्टिफिशियल में पहला मेथड हम लोगों ने टेम्पररी में बैरियर को देख लिया था। अब बैरियर के बाद कौन सा हम लोगों ने देखा था? पिल्स को देखा था, ठीक है। अब हम पिल्स के बारे में समझते हैं। समझिए पिल्स।
क्या हो जाएगा, पिल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पिल्स। देखिए पिल्स में क्या होता है ना, ये दो टाइप के फिर होंगे। पिल्स किसको बोलते हैं पता है, इसको ओसीपी भी बोलते हैं। ओसीपी मतलब क्या होता है, ओसीपीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ओसीपी का मतलब है ओरल, मतलब मुंह से खाने वाला। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल मतलब मुंह से खाने के लिए, पिल्स टैबलेट को बेसिकली पिल्स कहा जाता है। तो हम लोग मुंह के द्वारा ही पिल्स लेंगे ना, टैबलेट मुंह के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो पिल्स को हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, इसलिए इसका नाम हो गया ओसीपी। पिल्स को ओसीपी बोलते हैं। अब ये होगा, इसमें एक होगा स्टेरॉयडल ओसीपीज, स्टेरॉयडल ओसीपीज, और एक हो जाएगा नॉन स्टेरॉयडल। एक स्टेरॉयडल है तो दूसरा हो जाएगा नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, दिस दो पार्ट में हो गया पिल्स में, एक स्टेरॉयडल ओसीपीज और एक नॉन स्टेरॉयडल ओसीपीज। अब स्टेरॉयडल ओसीपीज की अगर बात करें तो इसमें एक आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन, या फिर आप इसको और प्रोजेस्टोजन यही लिख लीजिए, और प्रोजेस्टोजन। इसमें ना बेसिकली एक पिल्स होता है, उस पिल्स को ना आप, अच्छा एक और चीज़ याद रख लीजिए, निरोध करके कॉन्डोम आता है जो फ्री में बांटती है सरकार, उसका नाम निरोध होता है। तो इसको रख लीजिएगा, निरोध होता है, वो मेल कॉन्डोम होता है जिसको सरकार फ्री में बांटती है। ठीक है, एक वो चीज़ पॉइंट को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। एक इसमें आ जाएगा स्टेरॉयडल। स्टेरॉयड क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन सब चीज़ों को तो हम लोगों ने समझा ही था केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ये सब क्या है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। ये क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। कौन सा, एस्ट्रोजन, इसको प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टोजन बोलिए। कि इसको ना डॉक्टर क्या करता है ना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो उसके स्टार्टिंग के 5 दिन में उसको बोलता है इस टैबलेट को आप खाना शुरू करो, और उस टैबलेट को खाओ और उसको 21 दिन तक खाते रहो। जैसे 21 दिन के खाओगे आप, उसका 7 दिन का गैप दे दो, और उस 7 दिन में आपका पीरियड आ जाएगा, और फिर से वो आप वही चालू करो। तो मैंने क्या कहा, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये एक टैबलेट होता है। बेसिकली एग्जाम्पल जो टैबलेट होता है, माला डी सुने होंगे आप, माला डी एंड माला एन। ठीक है, माला डी एंड माला एन, ये टैबलेट होता है। इस टैबलेट में क्या होता है, इस टैबलेट में एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टोजन होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि टेक मेडिसिन, टेक स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट 5th डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग विदिन। तो मैंने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर आपको मेडिसिन लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है, कंटिन्यू विथ 21 डेज, कंटिन्यू विथ 21 डेज। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको गैप लेना है फॉर 7 डेज। क्या करना है, गैप कर देना है 7 डेज का, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो पीरियड आ जाएगा। तो यही, अब फिर बाद में जाकर के फिर आपको इसको फिर से पीरियड आएगा। जैसे ही पीरियड आ गया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर उस टैबलेट को लेना आप शुरू कर दो। देखिए ये करता क्या है, बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन को समझिए या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझिए। इस चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हम लोगों ने प्रोसेस को समझ लिया, ये तो काफ़ी आसान है
कि कैसे इसको यूज करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये दो हार्मोन जो होते हैं ना, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि ना FSH और LH को ना बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं। और जैसे ही FSH और LH ये काफ़ी हाई आ जाता है, आप आर्टिफिशियली आप इन दोनों हार्मोनों को अपने अंदर ले रहे हो, इससे क्या होगा कि FSH और LH दोनों सप्रेस हो जाएगा। जैसे ही वो सप्रेस होगा तो उसमें क्या होगा कि ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और उसका फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहिबिट कर रहे हैं ओव्यूलेशन को। तो पहला इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इनहिबिट ओव्यूलेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आपने समझा होगा ना, तो ये आराम से चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तभी समझ में आएगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जब हम अपने अंदर, अगर कोई फीमेल अपने अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लेगी, उससे क्या होगा कि FSH और LH इन दोनों सप्रेस हो जाएंगे, ये लोग कम हो जाएंगे, बिल्कुल रोक देगा उन दोनों का प्रोडक्शन। जैसे ही उन दोनों को रोकेगा ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर आप लोगे तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा ही नहीं, तो उसका रप्चर होगा ही नहीं, LH आएगा ही नहीं, ना LH आने वाला है ना ही FSH आने वाला है। तो बेसिकली इसको क्या लिखेंगे, ये इनहिबिट ओव्यूलेशन करता है। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप देखोगे ना इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन, अब ये दोनों, चाहे आप प्रोजेस्टेरोन ले लो, चाहे आप एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन या का दोनों का मिलावट ले लो, दोनों गोली मिलता है, चाहे आप अकेला ये ले लो चाहे वो सम्मिलित ले लो। बेसिकली क्या होता है ना, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, फीमेल का हिस्ट्री चेक किया जाता है। अगर उस फीमेल के खानदान में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर का शिकायत होता है ना, तो एस्ट्रोजन जो होता है ना ब्रेस्ट कैंसर का दिक्कत हो जाता है उसमें, तो उन जैसे पेशेंट को ना डायग्नोज करके फिर दवाई दिया जाता है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन दे दो या फिर कोई आप एक सिंगल दे दो, तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, हमको बस समझना है इसमें क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जैसे या इनहिबिट हो गया ओव्यूलेशन। दूसरा क्या करता है, इतना ज़्यादा आप अगर प्रोजेस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर डालोगे तो यूट्रस का जो एम्बियंस है ना, जो इन्वायरमेंट है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, डगमगा जाएगा। जिससे क्या होगा, जब यूट्रस अच्छे से काम करेगा नहीं, वो डगमगा जाएगा, तो इम्प्लांटेशन बेसिकली नहीं होगा। तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन भी हो सकता है इसमें, तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तीसरा चीज़ देखिए ना, आपको ये जो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है ना, उसको ना थोड़ा सा थिक कर देता है। जब वो थिक कर देगा तो वेजाइना से जब स्पर्म जाएगा तो स्पर्म उस सर्विक्स तक पहुंचेगा ही नहीं, और ना जब वहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो वो यूट्रस तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसमें क्या लिखेंगे, छोड़िए क्या लिखते हैं ये, इंक्रीज थिकनेस ऑफ सर्विक्स म्यूकस। ठीक है, जब म्यूकस जमा हो जाता है वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है उस सर्विक्स के पास, और वहाँ पे जमा हो जाएगा तो इस पर वहाँ अंदर एंट्री लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ऐसे काम करता है। कौन सा, ये स्टेरॉयडल ओसीपीज। ये दो तरीका होता, ये तीन तरीके होते हैं। मेनली तरीका कौन सा होता है, इनहिबिट ओव्यूलेशन। अगर इससे छूट गया तो ये और ये तो है ही, तीनों चीज़ मिल करके तब काम करते हैं स्टेरॉयडल ओसीपीज में। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ये माला डी आ जाएगा और माला एन आ जाएगा। प्रोसेस क्या है खाने का, जैसे ही साइकिल आया, स्टार्टिंग उस 5 दिन के अंदर आपको टैबलेट लेना है, 21 दिन तक कंटिन्यू खाना है, 7 दिन के लिए रोक देना है। अब एक बात बताइए, 7 दिन के लिए क्यों रोका है? जैसे ही 7 दिन के लिए रोकेगा ना, प्रोजेस्टेरोन की कमी पड़ेगी, FSH LH फिर से रिलीज हो जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, ओव्यूलेशन होगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो ही रहा होगा, LH आएगा, सेक्रेटरी बना होगा नहीं उसमें, फर्टिलाइजेशन वो हो जाएगा, उसमें डेट आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। इसलिए 7 दिन को गैप किया जाता है ताकि वो साइकिल भी आता रहे बीच बीच में। ठीक है, ये बातें हो गई किसकी, ये बातें हो गई स्टेरॉयडल ओसीपीज की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन स्टेरॉयडल। ये क्या होगा, नॉन हार्मोन होंगे। इसमें देखिए जो हार्मोन है, इसमें क्या होता है, हार्मोन बेसिकली यूज हो रहा है, हार्मोन है इसमें। इसमें क्या होगा, नॉन हार्मोन। ये क्या होता है पता है, सहेली। ये इंडिया का रिसर्च है, इंडिया ने इसको बनाया है,
सहेली को। अब सहेली नॉन हार्मोन है तो ये कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझिए। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है तो एस्ट्रोजन कंटिन्यू वहाँ से निकल रहा है, और वो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो एंडोमेट्रियम में कोई तो रिसेप्टर होगा, वो रिसेप्टर करवा रहा होगा, एस्ट्रोजन आ रहा होगा तो उसका वो क्या कर रहा होगा। अब देखिए कोई भी हार्मोन तभी काम करता है ना जब उसमें रिसेप्टर हो, तो रिसेप्टर के थ्रू उस सेल में वो एंट्री लेगा। तो जब एस्ट्रोजन आ रहा होगा एंडोमेट्रियम के पास तो वहाँ रिसेप्टर होगा उसको रिसीव करने के लिए, उस रिसेप्टर के द्वारा ही फिर जा करके उसका प्रोलिफरेशन हो रहा होगा। अगर हम उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो वो हार्मोन आएगा लेकिन काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्मोन जो है विदाउट ऑफ रिसेप्टर वो काम ही नहीं करेगा। तो बेसिकली सहेली में यही होता है कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें एक होता है वो जो है बेसिकली, इसमें एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, सेंटक्रोमेन, ठीक है। और एक इसी को फिर एक बोलेंगे इसको सेंटक्रोमेन, और एक होता है इसमें और मिलो ऑक्सीफेन, ठीक है। ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, नॉन हार्मोन होता है। अब ये क्या होता है ना, अभी इसका भी देखिए, ये भी जो होता है ना काफ़ी हाईली इफेक्टिव होता है, हाईली एक्टिव, ठीक है। ये दोनों हाईली इफेक्टिव है, जीरो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दोनों अच्छे हैं, ठीक है। खाने का तरीका इसका अलग है, ये तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है। हाईली इफेक्टिव होता है, जीरो साइड इफेक्ट होता है। कौन सा, एस्टेरॉयडल ओसेपीज, इसमें भी वही बात है, हाईली इफेक्टिव है ये, हाईली इफेक्टिव है ये, हाईली इफेक्टिव है और जीरो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या है कि इसको जो बनाया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ बना था, लखनऊ ने बनाया था, अपना बनाया हुआ था लखनऊ का रिसर्च ब्रांड है ये सहेली, जिसमें क्या होता है CDRI, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगर बात करें इसके में तो अच्छा हाँ, इसमें देखिए इसको खाने का तरीका है ना वंस अ वीक, ठीक है, हफ्ते में एक दिन। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, ये तरीका है, और दूसरा तरीका इसमें है कि इसको हफ्ते में एक बार खाया जाए। कैसे करेगा ये काम, ये क्या बेसिकली करता है, ब्लॉक रिसेप्टर ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस से है, यूट्रस में होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर को, ताकि उसमें एस्ट्रोजन आए ही ना, और नहीं जब एस्ट्रोजन आएगा तो प्रोलिफरेशन होगा नहीं, तो वो होगा ही नहीं। तो ये तरीका होता है काफ़ी, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। सहेली के नाम से आता है, मालाइन के नाम से आता है। इसका तरीका ये है काम करने का, इसका ये तरीका है काम करने का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक इंजेक्शन आ गया और एक हो गया इम्प्लांट के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ, कुछ छूटा भी है इसमें बेसिकली देखिए तो इनहिबिट इम्प्लांट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इसके काम करने का तरीका क्या होगा, ये भी एंडोमेट्रियम, जब देखिए एंडोमेट्रियम बनेगा उसका प्रोलिफरेशन होगा नहीं, वो जब मोटा होगा नहीं, और जब वो मोटा नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन आके क्या कर लेगा, प्रोजेस्टेरोन तभी आके काम करता है जब वो एंडोमेट्रियम मोटा हो, प्रोलिफरेशन उसका हो चुका हो। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इनहिबिट इम्प्लांटेशन कर रहा है। जब उसका एंडोमेट्रियम मोटा होगा ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है ना तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इनहिबिट इम्प्लांटेशन, तो ये तरीका है, ठीक है। अब हम लोग एक बात करेंगे किसकी, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के, तीसरा और चौथा तरीका, इसको मिटा दिया जाए। तीसरा क्या था, पहला था बैरियर,
जिसको हम लोगों ने समझ लिया था। दूसरा था ओसीपीज यानी कि पिल्स। तीसरा अब आ जाएगा इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इसको साथ ही निकालते हैं इम्प्लांट। देखिए इंजेक्शन में क्या होता है ना, सेम चीज़ है जो हम लोगों ने अभी प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन देखा था ना, उसको हम लोगों ने ओरली लिया था इसलिए उसको ओसीपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसको हम लोगों ने देखा था, इसमें बेसिकली 21 दिन का प्रोसेस था उस टाइप का। इसमें क्या होता है कि 2-3 महीने के लिए आप दे दो, आराम से वो काम करता रहेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, सेम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टोजन या सिर्फ प्रोजेस्टोजन, इसका आप इंजेक्शन दे दो। ठीक है, ये इंजेक्शन दे दोगे फॉर वैलिडिटी 2 मंथ्स, वैलिडिटी 2 मंथ्स का इसका है। ठीक है, इम्प्लांट में क्या होता है ना, तो इसमें ना 6 सिलाई का काठी के टाइप का होता है इसमें। ठीक है, सिलिकॉन के ट्यूब होते हैं, सिलिकॉन ट्यूब होते हैं 6। इसको ना मतलब स्किन के अंदर लगा दिया जाता है। अब वो स्किन के अंदर लगाया जाएगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कंटिन्यू वहाँ से रिलीज होता रहेगा और वो FSH और LH को सप्रेस करके रखेगा। तो ये सिलिकॉन ट्यूब होते हैं, ये कहाँ लगाया जाता है, इंसर्ट अंडर स्किन, ठीक है। तो ये हो गया किसके, हम लोगों ने बात कर ली बैरियर की, हम लोगों ने बात कर ली है ओसीपीज की यानी पिल्स की, इम्प्लांट्स की, और फोर्थ का इंजेक्शन का। अब हम लोग बात करेंगे आईओडीज, जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला है, वाइडली यूज करने वाला इंडिया में ये डिवाइस है आईओडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो हम लोग समझते हैं आईओडीज। ठीक है, आईओडीज फुल फॉर्म होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, कभी कभी इसको IUCD बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 3 टाइप के होंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्या होता है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज इंसर्टेड बाय, इसको ना यूज किया जाता है डॉक्टर की मदद से, बाय डॉक्टर्स और नर्सेज। बेसिकली मेन डॉक्टर ही होते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड नर्सेज हैं तो उनसे, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्सेज। ठीक है, आईओडीज। इसमें देखिए ये होंगे 2 टाइप के, 3 टाइप के होंगे। इसका ना जनरेशन बाय जनरेशन हुआ है, 3 जनरेशन इसमें आया है। जैसे जैसे समय चलता गया, रिसर्च होता चला गया, इसका जनरेशन आता गया। एक इसमें एक होता है नॉन मेडिएटेड डिवाइस, नॉन मेडिएटेड डिवाइस। ठीक है, नॉन मेडिएटेड आईओडी डिवाइस नहीं, सिर्फ आईओडी लिख लीजिए, डिवाइस का पूरा लिख देते हैं, नॉन मेडिएटेड आईओडी। ठीक है, एक ये हो गया। एक हो जाएगा इसमें कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। ठीक है, थर्ड जनरेशन हो जाएगा इसका हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। 3 बनाएंगे। देखिए इसमें डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नॉन मीडिएटेड आयोडीज क्या होता है, तो इसका होता है लिपीज, स्पेलिंग देख ले, लिप्स लो, लिपीज लो, LIPEES, LIPP
देखिए ये लिपिज लूप कैसे काम करता है इसको समझिए। ये क्या करता है ना, ये ना स्पर्म को ना मतलब खा जाता है। ये फेगोसाइटिक है, ये फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल क्या होता है, वो खा जाता है किसी भी सेल को। तो ये फेगोसाइटिक जैसे काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये क्या कर रहा है, स्पर्म को सीधे खा जाता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आएगा तो उसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है लिपिज लूप। लिपिज लूप किसका एग्जांपल होता है, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का काम हो जाता है, ठीक है। मेडिकेटेड ओके। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज क्या होते हैं, लिपिज लूप होते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज फेगोसाइटिक स्पर्म। क्वेश्चन आएगा जो फेगोसाइटिक का काम कौन सा कैसे करता है, कौन सा आयोडीज होता है वो फेगोसाइटोसिस से करता है, तो हो जाएगा लिपिज लूप का। अब बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग का। इसमें ना इसके भी ना 3 है। एक होता है इसमें कॉपर 7 स्टेप्स और कॉपर टी, और एक होता है इसमें मल्टी लोड 375। 3 आ जाएंगे, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। अब देखिए इसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या करता है, स्पर्म को फेगोसाइट कर जाता है। फेगो मतलब होता है बेसिकली खा जाना, स्पर्म को खा जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ना इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। दिस ये बेसिकली क्या होता है, इसको एक कैथेटर आता है। कैथेटर में ये दोनों लिम्स है ना, इसको पहले ऐसे कर देगा, कैथेटर में डालेगा और डाल करके यूटेरस में डाल देगा। इसको बोलते ही हैं इंट्रा यूटेरस डिवाइस। इसका ऐसे ही होता है, यूटेरस के अंदर ही डिवाइस है, इसको इंसर्ट किया जाता है यूटेरस में। कुछ नहीं करता है, डॉक्टर बुलाता है, नॉर्मली 2 मिनट का काम होता है। कैथेटर के थ्रू उसके वेजाइना के थ्रू, इंसर्टेड बाय द वेजाइना के थ्रू डाला जाता है। उसमें डाल करके और फिर यूटेरस में डाल दिया जाता है। और ये बीच में ये थोड़ा सा निकला रहता है स्ट्रिप, वो बाहर वेजाइना के बाहर ही छोड़ दिया जाता है, ताकि बीच बीच में लेडी जो हो वो अपना चेक करता रहे कि ये जो है अच्छे से लगा हुआ है, अपनी जगह पे है। अब तो खैर सोनोग्राफी मशीन से आ गया, उसके मशीन के द्वारा ये लोग देख लेते हैं और अच्छे से जहाँ होना चाहिए वहाँ पे उसको फिट कर देते हैं। ये ना बीच बीच में ना कॉपर लगा रहता है, इसमें कॉपर होता है। कॉपर बेसिकली क्या करता है, ये क्या करेगा बेसिकली ना, इसकी मोर्टेलिटी को रोक देगा। ये जो स्पर्म गया, ठीक है, सीमेन स्पर्म जाएगा अंदर, ठीक है, तो वो जो इसी के पास ना यूट्रस में ही ना उसका मोर्टेलिटी मतलब वो स्पर्म भागने की क्षमता, वो भाग नहीं पाएगा, फैलोपियन टिप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये क्या करता है, सप्रेस मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये कैसे काम करता है, ये उसकी मोर्टेलिटी को रोक देता है, ठीक है। इसमें कॉपर आयन, इसलिए तो कॉपर टी, कॉपर 7 बोलते हैं। टी जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए कॉपर टी बोलते हैं। ये कॉपर का इसमें इसको ऐसे ऐसे करके लगा देता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। ये अब देखिए ये जो कॉपर टी है ना, फ्री में गवर्नमेंट बांटती है इसको, ठीक है, कॉपर टी को। और ये थोड़ा सा 300-350 का होता है, थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह में इसको लगा जाता है। ये ज़्यादा अच्छा होता है मल्टी लोड वाला। अब आ जाते हैं हार्मोन। इसमें कोई हार्मोन वगैरह नहीं होता, इसमें हार्मोन रिलीजिंग है तो इसमें हार्मोन होगा। अब इसमें एक होता है इसमें LNG20, ठीक है, और एक और होता है इसमें LNG20 के नाम से आएगा। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, LNG20 किसका है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होता है ये। और दूसरा होता है कि इसमें प्रोजेस्टासर्ट, मिराइना के नाम से आता है वो, प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, इसको समझिए क्या कर रहा है। ये 2 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा,
ये इसमें ना यूट्रस का ना माहौल को बिल्कुल चेंज कर देता है, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होता है। और दूसरा काम करेगा, सर्विक्स का जो म्यूकस है ना, उस म्यूकस को ठीक कर देगा। तो बेसिकली इसमें लिखेंगे मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। एनसीईआरटी का ये वर्ड है, तो इसको एनसीईआरटी वाला ले लेता हूँ। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल ऑफ स्पर्म। ये बेसिकली क्या कर रहा है, सर्विक्स का जो म्यूकस होगा उसको काफ़ी थिक कर देगा, और जब थिक कर देगा तो स्पर्म उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इसका ना यूट्रस का जो है ना माहौल को बिल्कुल ख़राब कर देता है, मतलब माहौल बिल्कुल फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल बना देता है, जिससे इम्प्लांटेशन वहाँ पे रुक जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था। अनफेवरेबल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, LNG 20 के नाम से आएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। अब एक और लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली टेम्पोररी को समझ लिया है। टेम्पोररी था ना, जिसमें टेम्पोररी में बेसिकली एक नेचुरल मेथड था, एक आर्टिफिशियल था। नेचुरल का 3 चीज़ें और 5 चीज़ें हम लोगों ने आर्टिफिशियल के समझ लिया। जिसमें बैरियर था, इम्प्लांटेशन था, पिल्स था, और एक आपका इंजेक्शन था, और 4th वन इज आईयूडीज। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा तो 2 यहीं से पूछ देगा। ठीक है, और एक पूछ देगा आपको, आगे हम लोग पढ़ के चलेंगे। 1-2 तो 1 नंबर तो फिक्स ही है इससे, 100% इसमें से 1 नंबर आता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग अब बात करेंगे परमानेंट, यानी कि ट्यूबोकोटॉमी और वैस्कोटॉमी। वैसेक्टोमी। अब हो जाएगा ये परमानेंट वाला। ठीक है, ये परमानेंट मतलब ये टर्मिनेशन कंडीशन है, ये बिल्कुल होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें 2 पार्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी और उल्टा लिख देंगे, पहले इसको समझिए, वैसेक्टोमी, और दूसरा हो जाएगा इसमें ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया, इससे पहला चैप्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये टेस्टिस होता है, ये स्क्रटम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, और बड़ा बना, ये हो गया टेस्टिस। और टेस्टिस के पोस्टीरियर में क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है, और ये स्क्रटम होता है। अगर आप देखें तो यहीं से ना एक निकलता है वासा डिफरेंस, ये क्या हो गया, वासा डिफरेंस। और सेम बात यहाँ भी होगी। ठीक है, ये निकला, ये क्या निकला, वासा डिफरेंस। ये तो आराम से हम लोग समझ गए। ठीक है, इसको बेसिकली क्या करते हैं ना, इसको ना कट लगा देते हैं स्क्रॉटम को। स्क्रॉटम कट लगा करके इसके जो वासा डिफरेंस है उसको थोड़ा सा निकाल देता है, उसको थोड़ा सा घुमाता है ऐसे करके, उसमें कट लगा देता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे कट लगा देता है, टाई एंड कट, ये कट लगा दिया दोनों तरफ, ऑफकोर्स दोनों तरफ। तो बोथ साइड ऑफ वासा डिफरेंस टाई, पहले टाई किया एंड कट। अब एक बात बताइए, इससे बेसिकली होगा क्या। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वो एपिडिडाइमस तक जाएगा, लेकिन वासा डिफरेंस में ही कट लगा दिया है, तो बेसिकली सीमन जाएगा लेकिन स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, सीमन पहुँचेगा, अब सीमन में स्पर्म होता है, सीमन सब कुछ होगा, प्रोस्टेट फ्लूइड जो भी उसमें होंगे, सेमाइनल फ्लूइड होंगे, कॉपर्स ग्लैंड के जो फ्लूइड होंगे वो सब जाएगा, सीमन बनेगा पूरा का पूरा, लेकिन उसमें स्पर्म होगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म को रास्ते में ही काट दिया गया है, वैस्कोटॉमी कर दिया गया है, इसलिए इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। ठीक है, वैसेक्टॉमी बोलते हैं इसको, वासा डिफरेंस को कट कर देता है। ठीक है, बोथ साइड ऑफ वासा डिफरेंस टाइज एंड कट। नाउ
अब इसमें आ जाएगा ट्यूबेक्टमी में। अच्छा, इसको हिंदी में ना नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। नस है तो नस को काटा है तो नसबंदी। अब देखिए यहाँ पे, अब ट्यूबेक्टमी में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ओवरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको भी क्या करता है ना, इसमें भी थोड़ा सा कट लगाता है, ठीक है, एब्डोमेन में, और कट लगाने के बाद इसको भी टाइज किया और कट कर दिया। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कट बोथ साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कैसे, वही टाइज करके कट कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है किसको, ट्यूबेक्टमी में। ये परमानेंट है, ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन है, मतलब ये अब हो ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए ना, स्पर्म आएगा नहीं, अब सीमन जाए तो स्पर्म आएगा नहीं, तो फिर बच्चा होने का, फर्टिलाइजेशन होने का बात ही नहीं है। और सारा कंडीशन तो इसी में होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब वहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर यहाँ ना ओवम आएगा ना स्पर्म पहुँचेगा, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, एक और होता है इसमें हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी में बेसिकली क्या होता है ना, यूट्रस को ही काट के हटा दिया जाता है, ठीक है। HYSTEREC, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ यूटरस, रिमूवल ऑफ यूटरस, ठीक है। तो ये है। तो आई थिंक आपका कॉन्ट्रासेप्शन चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।